दीपिका कक्कर के केस की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही बात की कि वो पहले ट्यूमर था, फिर वो कैंसर में पता चला कि वो कैंसर है एक्चुअल में। तो जब पेशेंट को पता चल जाता है कि बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो रही, स्पेशली अगर लीवर की हम बात करें, फिर उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं? कॉमनेस्ट कैंसर है लीवर का, जिसको हम HCC या हेपेटोसेलुलर कैंसर कहते हैं। वो ऐसे लोगों में देखा जाता है जिसमें लिवर, अंडरलाइंग लिवर में डैमेज है या उनको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है। तो मतलब बेसिकली एक डैमेज लिवर में ये ट्यूमर प्रोड्यूस होता है। तब जाकर जो लीवर ट्यूमर है वो कैंसर में तब्दील हो जाता है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि लिवर ट्यूमर बाद में कैंसर में डेवलप हो जा रहा है। अच्छा। जो लिवर ट्यूमर है वो दो तरह के होते हैं, एक कैंसरस होता है, एक नॉन कैंसरस होता है। और जो नॉन कैंसरस है उस कैसे पता चलता है कि लीवर ट्यूमर जो है वो बॉडी में बन रहा है या फिर जाकर वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड में ही कई बार वो एक लेवल पे जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं कि इस लीशन में कैंसर होने की क्षमता है कि नहीं या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। अगर हमें लगता है कि मैलिग्नेंसी है तो कई ट्यूमर्स ऐसे हैं जो आपको इतने टेस्ट में ही कंफर्म हो जाते हैं कि ये तो कैंसर्स हैं। अगर कहीं डाउट रह जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे फिर जो टेस्टिंग होती है वो होती है बायोप्सी। बायोप्सी कराने से ना कैंसर फैल जाता है। एक क्लोज सा ट्यूमर है, उसमें जब आप नीडल पोक करेंगे तो उसमें से कुछ टिश्यू स्पिल करेगा और जो आपका नीडल ट्रैक है उसके थ्रू भी वो टिश्यू कहीं ना कहीं टच होता हुआ ही निकलता है। तो कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे ट्यूमर निकलता है, जो लीवर का पार्ट है उसको भी आप कट करके निकालते तो जब भी हम किसी पार्ट में कैंसरस पार्ट निकालते हैं तो कभी भी हम सिर्फ कैंसर को कोर आउट नहीं करते, कुछ नॉर्मल टिश्यू भी निकालते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि जो गाइडलाइंस वो ये कहती हैं कि आपका कुछ पार्ट हो सकता है कि उसमें माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर्स का स्प्रेड होगा। ओके। तो हम वो मान के निकालते हैं। तो अगर आपका ट्यूमर 5 सेंटीमीटर का है तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर जो है चारों तरफ हमें नॉर्मल टिश्यू जो दिख रहा है हमें नॉर्मल है वो भी निकालना पड़े। लिवर में से कुछ भाग निकालने की क्षमता कम हो जाती है बिकॉज जो आपका रिमेनिंग लिवर है वो कमजोर होता है, वो आपको मेंटेन नहीं कर पाता। तो वहां पे कुछ क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट का भी रोल है। पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद क्या फिर रिलैप्स के चांसेस होते हैं? अनफॉर्चुनेट है बट कैंसर ऐसी एक बीमारी है जिसमें रिलैप्स के हमेशा चांसेस रहते हैं। बट आप कोई मतलब कभी भी अगर आप देखें तो ट्यूमर रेकरेंस का रिस्क 0 नहीं होता। सो डॉक्टर, किन लोगों में लीवर ट्यूमर या कैंसर रिलैप्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? तो जब लिवर खराब होता है तो आपको ये समझना है कि पूरा का पूरा लिवर जो है उसमें कैंसर बनने की कैपेसिटी है। ओके। अभी एक जगह में बन गया, आपने उसको ट्रीट कर दिया, बट अलग कहीं जगह में ट्यूमर्स बन सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिस्क फैक्टर होता है वो यही होता है कि अगर आपका अंडरलाइंग लिवर डैमेज्ड है सिरोसिस के कारण। और दूसरा है आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी उनको ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने कि उनको दोबारा ना हो लीवर कैंसर? मान लीजिए आज के डेट में फैटी लिवर बहुत बड़ा कॉज है लिवर डैमेज का। तो वेट कंट्रोल रखना, अल्कोहल पे कंट्रोल रखना, स्मोकिंग अवॉइड करना, ये सब चीजें आपको ऐड ऑन करेंगी। अब ये नहीं है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो रिकरेंस नहीं हो। पोस्ट ऑपरेशन में प्रोटीन का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल हो गया, बीन्स हो गए, सोयाबीन वगैरह, पनीर, ये दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ये देना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स हो गया, फिश हो गया, ये सब चीजें अच्छी क्वांटिटी में खाने। इसके अलावा हाल ही में इंडियन टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कर को लीवर ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, स्टेज 2 का, और फिर जाकर के वो लीवर कैंसर में तब्दील हो गया। उसके बाद से ही उनके जितने भी फैंस हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवाल उठने लगे कि एक्चुअल में बीमारी है क्या, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको याद हो, हमने पिछले कई सेशंस किए हैं इसी के ऊपर कि कैसे लिवर ट्यूमर डेवलप होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉजेस क्या हैं। लेकिन आज का जो सेशन है उसमें हमने बात की है लीवर ट्यूमर के ट्रीटमेंट पर, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर निशांत कुरियन, जो कि एक लीवर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की है, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वॉचिंग एनबीटी लाइव। आज हमने डॉक्टर निशांत से जानने की कोशिश की कि लिवर ट्यूमर कब जाकर कैंसर बन जाता है, क्या उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे आप उसका डायग्नोसिस करवा सकते हैं। हमने डॉक्टर से बायोप्सी पर भी बात की कि बायोप्सी के अराउंड जितने भी मिथ्स फैले हैं कि अगर कोई व्यक्ति बायोप्सी कराता है तो क्या वास्तव में कैंसर फैल सकता है, कितने चांसेस होते हैं, और जो लिवर कैंसर का पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट होने के बाद क्या रिलैप्स के भी चांसेस होते हैं,
क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि कैंसर फिर से ना हो। इसके साथ ही हमने उनसे पोस्ट सर्जरी क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है नहीं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको मस्ट अवॉइड करनी है, सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आज का सेशन आप बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। डॉक्टर निशांत, वेलकम टू एनबीटी लाइव। Thank you very much for calling me here. आप प्लेजर सर। सो लाइक आई सेड कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम बात करेंगे लिवर ट्यूमर कैंसर पर, कि कैसे वो ट्यूमर जो है वो कैंसरस हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है। तो मेजरली हम ट्रीटमेंट पर बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली अभी इंडियन एक्ट्रेस दीपिका कक्कर, उनको स्टेज 2 लीवर ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, फिर वो जाकर कैंसर बन गया। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कब जाकर जो लिवर ट्यूमर है वो कैंसर में तब्दील हो जाता है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो लिवर ट्यूमर आप जैसे कह रहे हैं, अभी दीपिका कक्कर जी के बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस तरह का ट्यूमर है, बट लिवर के अंदर कई तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं। और ऐसा ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि लिवर ट्यूमर बाद में कैंसर में डेवलप हो जा रहा है। अच्छा। जो लिवर ट्यूमर है वो दो तरह के होते हैं, एक कैंसरस होता है, एक नॉन कैंसरस होता है। और जो नॉन कैंसरस है उसमें बहुत ही कम ऐसे ट्यूमर्स हैं जो बाद में कैंसर में डेवलप कर जाते हैं। ओके। मोस्टली ट्यूमर्स अगर कैंसरस हैं तो वो शुरुआत से ही एज कैंसर ही आए हैं, एंड दे आर नॉट कि वो पहले ट्यूमर नॉन कैंसरस था और बाद में कैंसर में डेवलप हो गया। ओके, सो मतलब दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस। जी बिल्कुल। और जो कैंसरस होते हैं वो शुरुआत से ही कैंसरस होते हैं। जी। मतलब उनको कोई ऐसा अलग एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि वो कैंसर में तब्दील होते हैं, वो सिर्फ कैंसरस ही होते हैं शुरुआत से। जी। जो मैक्सिमम ट्यूमर्स जो लिवर के कैंसर्स देखे जाते हैं वो शुरू से ही कैंसरस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पहले जो शुरुआत में नॉन कैंसरस थे और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैंसर में तब्दील हो गए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, सो आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत बड़ा मिथ क्लियर किया है क्योंकि शुरुआत से ही जो लोग हैं वो यही बोले जा रहे हैं कि दीपिका कक्कर को पहले लिवर ट्यूमर था स्टेज 2 और फिर वो जाकर के कैंसर में तब्दील हो गया। अब हम अगर थोड़ा ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, सबसे पहले तो हम थोड़ा टेस्ट पर बात करते हैं कि इस तरह से डायग्नोसिस होता है, कैसे पता चलता है कि लिवर ट्यूमर जो है वो बॉडी में बन रहा है या फिर जाकर वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जो लिवर ट्यूमर है एक तो बहुत कॉमन नहीं है। लिवर के जो कैंसर्स हैं वो कॉमन नहीं है, लिवर के ट्यूमर्स बहुत कॉमन है। अब जैसे मैंने कहा कि लिवर में कैंसरस है, नॉन कैंसरस दोनों तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं और उसमें से नॉन कैंसरस ज्यादा कॉमन है। आजकल रूटीनली हम अपने हेल्थ चेकअप्स में जो है अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उन हेल्थ चेकअप्स में कई बार लिवर के अंदर में आप कोई लीशन डिफाइन हो जाता है, कोई अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग आ जाती है कि एक कोई लीशन है जो या तो सिस्ट हो सकता है या कोई ट्यूमर हो सकता है। तो शुरुआत यूजुअली ऐसे ही होती है मैक्सिमम ट्यूमर्स की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते। अब किसी पेशेंट्स में हो सकता है कि पेन हो रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जिनके कारण वो हेल्प दे सकते हैं। बट अगर आप एक रूटीन केस में मान लीजिए कि लिवर के अंदर में कोई लीशन डिटेक्ट होता है अल्ट्रासाउंड में, तो अल्ट्रासाउंड में ही कई बार वो एक लेवल पे जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं कि इस लीशन में कैंसर होने की क्षमता है कि नहीं या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि उसकी इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Okay. जब उनको ऐसा शक होता है तब जाके फिर हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे है कि हर ट्यूमर में पैनिक क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। कई बार ये टेस्ट फ्यूटाइल होते हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम बिनाइन ही होंगे, कैंसरस नहीं होंगे। एक बार अल्ट्रासाउंड में अलार्म रेज हो गया कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बाद फर्दर टेस्टिंग में सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन्स होते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो ट्यूमर मार्कर्स हम जिनको कहते हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर जो क्लिनिशियन है वो डिसाइड करते हैं कि ये जो लीशन है ये किस तरह का है ट्यूमर, ये मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है। अब अगर हमें लगता है कि मैलिग्नेंसी है तो कई ट्यूमर्स ऐसे हैं जो आपको इतने टेस्ट में ही कंफर्म हो जाते हैं कि ये तो कैंसर्स हैं। अगर कहीं डाउट रह जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे फिर जो टेस्टिंग होती है वो होती है बायोप्सी। जो बायोप्सी होती है उसका मतलब होता है कि हम नीडल से अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख के या सीटी से देख के जो भी हमें ट्यूमर दिख रहा है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। हमेशा ये डेफिनेटिव होता है, 100% होता है, बिकॉज हमारे पास टिश्यू का सैंपल होता है।
और वो पैथोलॉजी में टेस्ट होके कंफर्म हो जाता है कि ये किस तरह का ट्यूमर है। तो फाइनल टेस्टिंग ऐसी होती है, बट हर लीशन में इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। कई बार अल्ट्रासाउंड में ही बोल देते हैं कि ये सिंपल सिस्ट, इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना इसको। ओके, सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बायोप्सी का नाम लिया कि बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो लीशन बन रहा है वो एक्चुअल में कैंसरस है या नहीं है, मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। तो डॉक्टर, जैसे बायोप्सी के अराउंड ना बहुत ज्यादा ही एक डर फैला हुआ है कि बायोप्सी कराने से ना कैंसर फैल जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा सच में होता है, बायोप्सी कराने से फैल जाता है? देखिए, ऐसा है कि हर मिथ के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है ना। देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर। तो कुछ ट्यूमर्स हैं जहां पे बायोप्सी के दौरान आप जो है ट्यूमर को, क्योंकि क्या है कि आप जो एक क्लोज सा ट्यूमर है उसमें जब आप नीडल पोक करेंगे तो उसमें से कुछ टिश्यू स्पिल करेगा, और जो आपका नीडल ट्रैक है उसके थ्रू भी वो टिश्यू कहीं ना कहीं टच होता हुआ ही निकलता है। अच्छा। तो कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे कुछ गॉल ब्लैडर के कैंसर्स हैं या कुछ कैंसर्स हैं जिनमें देखा गया है साइंटिफिकली कि जब हम बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी ट्रैक में ट्यूमर के स्प्रेड होने के चांस होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में फैल जाता है, बट बायोप्सी ट्रैक जो होता है उसमें ट्यूमर स्प्रेड होने के चांस होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैक्सिमम जो ट्यूमर्स हैं उसमें ये प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। सो ये मतलब एक तरह से एक कॉम्बिनेशन है, पार्ट ऑफ इट इज अ मिथ। अब कुछ कहीं कहीं पर सच्चाई है, बट ये इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और बायोप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है डायग्नोज करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि जब किसी को कैंसर है और नॉन कैंसर है, दोनों के ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। एक में अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो हम काफी रेडिकल सर्जरी करेंगे, काफी बड़ी सर्जरी होगी, हो सकता है दूसरे में कुछ भी ना करना पड़े। तो जब हम इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हैं तो कई बार बायोप्सी जो है उसका जो एक माइनर रिस्क लेना जो है हमेशा बेटर होता है, रादर देन कि ये फैल जाएगा सोच के हम डायग्नोसिस में डिले कर दें, और हो सकता है कैंसरस हो, हमें पता ही ना चले, फैल जाए, या बिनाइन हो और हम ओवर ट्रीट कर दे। तो इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए हमें मतलब वी हैव टू टेक अ प्रॉपर गेस कि हाँ भाई विच इज बेटर। तो वो रिस्क कई बार लेना पड़ता है। अगर किसी ट्यूमर में बहुत ज्यादा फैलने की प्रवृत्ति होती है तो उन ट्यूमर्स को हम कैंसर मान के ट्रीट करते हैं फिर, क्योंकि हम बायोप्सी करके उसको फैलाना नहीं चाहते। तो यूजुअली गॉल ब्लैडर और इस तरह के कुछ ट्यूमर्स हैं जिसमें लोग बायोप्सी नहीं कराते हैं और हम डायरेक्टली गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, थिंकिंग दैट इट मे बी अ कैंसर। या सो जैसे अभी आपने डॉक्टर बताया कि बायोप्सी जो है वो कराना इंपॉर्टेंट होता है, उसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में कैंसरस जो गांठ बन रही है वो कैंसरस है या नहीं है। जी, तो अगर हम दीपिका कक्कर के केस की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही बात की कि वो पहले ट्यूमर था, फिर वो कैंसर में पता चला कि वो कैंसर है एक्चुअल में। तो जब पेशेंट को पता चल जाता है कि बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो रही, स्पेशली अगर लीवर की हम बात करें, फिर उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं? डायग्नोसिस पार्ट तो हो गया, उसके बाद फिर क्या अप्रोच रहती है ट्रीटमेंट की? देखिए, ऐसा है कि अब हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि एक कैंसरस होता है, एक नॉन कैंसरस होता है। फिर जो कैंसर्स की जो श्रेणी है उसके अंदर भी कई तरह के कैंसर्स होते हैं जो लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। अब हर कैंसर के आधार पे ट्रीटमेंट वेरी कर जाता है। अब जो कॉमनेस्ट कैंसर है लिवर का, जिसको हम HCC या हेपेटोसेलुलर कैंसर कहते हैं, वो ऐसे लोगों में देखा जाता है जिसमें लिवर, अंडरलाइंग लिवर में डैमेज है या उनको हेपेटाइटिस B या C का इन्फेक्शन है। तो मतलब बेसिकली एक डैमेज लिवर में ये ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, मतलब ऑलरेडी खराब है लिवर। यस। एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट कॉमन ट्यूमर है उसको बोलते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमास, वो भी लिवर के अंदर में प्रोड्यूस होने वाले कैंसर्स हैं। तो ये दोनों कैंसर्स के ट्रीटमेंट मोडालिटीज डिफरेंट हो जाते हैं। अब लिवर में, अब देखिए, कहीं पर भी एक कॉमन सेंस ये है कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं ट्यूमर है तो बेस्ट पॉसिबल यही है कि आप उसको रिमूव कर दें। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो वहीं से होना चाहिए। तो लिवर में लेकिन क्या है कि लिवर एज एन ऑर्गन हम लिमिटेड अमाउंट में है, तो हम कितना निकाल सकते हैं उसकी एक लिमिटेशन है। अगर आपका ट्यूमर बहुत बड़ा है और हमें बहुत बड़ा पार्ट लिवर का निकालना पड़ जाता है तो रिमेनिंग लिवर अगर आपको हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकता तो वो मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है आपके लिए। तो वी कांट रिमूव। तो वो ट्यूमर के स्टेज पे डिपेंड करेगा कि ट्यूमर कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है, लिवर का कितना भाग इन्वॉल्व है। तो बेस्ड ऑन दैट, अगर बहुत छोटा सा कोई ट्यूमर होता है तो यूजुअली हेल्दी लिवर में हम उस पार्ट को निकाल लेते हैं। एंड उसके बाद फर्दर कई बार ट्यूमर बीमारी के हिसाब से कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। बट अब जैसे मैंने कहा कि जो HCC है, जो सबसे कॉमन लिवर का कैंसर है, वो डिजीज लिवर में देखा जाता है, जो सिरोटिक लिवर है, सिरोसिस जिसमें हो रखा है। तो वैसे में क्या होता है कि लिवर में से कुछ भाग निकालने की क्षमता कम हो जाती है, बिकॉज जो आपका रिमेनिंग लिवर है वो कमजोर होता है, वो आपको मेंटेन नहीं कर पाता।
तो वहां पे कुछ क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट का भी रोल है। ओके। यस। अच्छा, मतलब अगर लिवर ट्यूमर या कैंसर होता है उसको हम निकालते तो हमें ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। यस। ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि ट्यूमर को हम मतलब उतने पार्ट को हम निकाल देते हैं, तो सिर्फ ट्यूमर निकलता है, जो लीवर का पार्ट है उसको भी आप कट करके निकालते हो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि जब भी कैंसर निकलता है हम्म। तो जो कैंसर का एक पार्ट है जो हमें दिख रहा होता है, और कुछ पार्ट होता है माइक्रोस्कोपिक जो सराउंडिंग एरियाज में भी होगा, जो हमें दिखता नहीं है। अच्छा। तो जब भी हम किसी पार्ट में कैंसरस पार्ट निकालते हैं तो कभी भी हम सिर्फ कैंसर को कोर आउट नहीं करते, कुछ नॉर्मल टिश्यू भी निकालते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि जो गाइडलाइंस वो ये कहती हैं कि आपका कुछ पार्ट हो सकता है कि उसमें माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर्स का स्प्रेड होगा। ओके। तो हम वो मान के निकालते हैं। तो अगर आपका ट्यूमर 5 सेंटीमीटर का है तो हो सकता है 1-1 सेंटीमीटर जो है चारों तरफ हमें नॉर्मल टिश्यू जो दिख रहा है हमें नॉर्मल है वो भी निकालना पड़े। अच्छा। Yes. सो मतलब आप एक प्रिकॉशनरी अप्रोच लेते हो कि अगर 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल अगर है तो हम उसको एक एक्स्ट्रा एरिया लेकर के निकालते हैं, रिमूव करते हैं। सो डॉक्टर, मान लो जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद क्या फिर रिलैप्स के चांसेस होते हैं? एक्चुअली अनफॉर्चुनेट है, बट कैंसर ऐसी एक बीमारी है जिसमें रिलैप्स के हमेशा चांसेस रहते हैं। Okay. अब आप कितनी भी अच्छी सर्जरी कर ले, आप कोई भी ट्रीटमेंट कर ले, बट कैंसर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। किसी में एग्रेसिव होता है कैंसर, किसी का कैंसर थोड़ा कम एग्रेसिव होता है। जो कम एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। अब कैंसर में भी देखिए ऐसा है कि आपका लिवर में जो कैंसर है वो जरूरी नहीं है कि लिवर तक ही सीमित रहा हो। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है इस कैंसर की शरीर के बाकी जगहों में फैलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आपने लिवर का ट्यूमर निकाल दिया, उस समय कहीं और नहीं था, बट हो सकता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहीं और ये ट्यूमर फैल गया हो। तो इसको सब टैकल करने के लिए हम दवाइयां देते हैं, बट आप कोई मतलब कभी भी अगर आप देखें तो ट्यूमर रेकरेंस का रिस्क 0 नहीं होता। इसीलिए जो हम बाद में फॉलो अप करना और रिपीटेडली आप टेस्टिंग करते रहते हैं ये देखने के लिए कि दोबारा तो नहीं आ रहा। ओके। सो डॉक्टर, किन लोगों में लीवर ट्यूमर या कैंसर रिलैप्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? सबसे जो ज्यादा रिलैप्स के चांसेस हैं वो अगर आपका लिवर अंडरलाइन पूरा डैमेज्ड है, जैसे मैंने कहा कि सिरोसिस है, तो जब लिवर खराब होता है तो आपको ये समझना है कि पूरा का पूरा लिवर जो है उसमें कैंसर बनने की कैपेसिटी है। अभी एक जगह में बन गया, आपने उसको ट्रीट कर दिया, बट अलग कहीं जगह में ट्यूमर्स बन सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिस्क फैक्टर होता है वो यही होता है कि अगर आपका अंडरलाइन लिवर डैमेज्ड है सिरोसिस के कारण, और दूसरा है हेपेटाइटिस बी या सी के क्रॉनिक इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ये वायरस अपने आप में कैंसर प्रोड्यूस करता है। आपके सेल्स के अंदर में वो डीएनए के साथ कंबाइन होकर वहां म्यूटेशन प्रोड्यूस करता है, कैंसर्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिवर में हमेशा रिस्क रहता है कि एक ट्यूमर निकलने के बाद दूसरी जगह में दोबारा ट्यूमर बन सके। ओके। सो डॉक्टर, जो पेशेंट है फॉर एग्जांपल अगर उसको हो गया लीवर ट्यूमर, कैंसरस हो गया है और ट्रीटमेंट करवा लिया है उसने, तो आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी उनको ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने कि उनको दोबारा ना हो लीवर कैंसर? अब ऐसा है कि प्रिकॉशन एज सच आप कुछ खास बहुत ज्यादा तो नहीं ले सकते, बिकॉज कैंसर एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। कोई एक चीज से नहीं हो रहा है कि मान लीजिए इवन सिगरेट स्मोकिंग कहते हैं कि एवरीबडी नोज कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, बट अगर आप देखें तो 100 अगर सिगरेट स्मोकर्स हैं तो उसमें से 5-10 को ही कैंसर हो रहा है, 90 लोगों को नहीं हो रहा। क्योंकि एक फैक्टर नहीं होता, कई सारे फैक्टर्स मिलके कैंसर फॉर्म करते हैं। तो अगर आपको किसी भी कैंसर से आपने इलाज करवाया है, बीट लिवर कैंसर और एनी अदर कैंसर, आप अपने लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि आप हमेशा फॉलो अप में रहे, रेकरेंस को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज हेल्दी लाइफस्टाइल है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके लिवर में ऑलरेडी डैमेज है, मान लीजिए हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो उसकी दवाइयां चलती हैं लाइफ लॉन्ग, तो वो दवाई आपको लेते रहना है। ये नहीं कि मैं ठीक हो गया तो मैंने बंद कर दी। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके लिवर में किसी कारण से आपके लिवर डैमेज्ड है, तो और उसको डैमेज करने के लिए जो चीजें हैं, जैसे आपकी मान लीजिए आज के डेट में फैटी लिवर बहुत बड़ा कॉज है लिवर डैमेज का, तो वेट कंट्रोल रखना, अल्कोहल पे कंट्रोल रखना, स्मोकिंग अवॉइड करना, ये सब चीजें आपको एड ऑन करेंगी। अब ये नहीं है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो रिकरेंस नहीं होगा, बट ऐसा है कि आप मतलब आग में जो है तेल डालने वाला काम तो नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट दैट यू कैन डू। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप फॉलो अप में रहें। कई पेशेंट्स को हम देखते हैं कि एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है फिर उनको लगता है कि मैं ठीक हो गया, बस दे फॉरगेट अबाउट इट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉलो अप में हमेशा रहें, हमेशा चेक कराते रहें कि दोबारा रेकरेंस हो रहा है कि नहीं। ओके। सो डॉक्टर, कितने टाइम बाद हमें फॉलो अप करते रहना है?
जब हम इनिशियल ट्रीटमेंट करते हैं तो इनिशियल जो 1-2 साल होते हैं ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है रेकरेंस होने का। अच्छा। और उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे देखिए टाइम अपने आप में ये प्रूव करता है कि ट्यूमर आपका कितना एग्रेसिव था। अगर बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होगा तो जल्दी आ जाएगा वापस। तो इनिशियल पीरियड में हम हर 3 मंथ्स में फॉलोअप करते हैं। जैसे जैसे आपका 1 साल 1.5 साल बीत जाता है तो इस फॉलोअप के हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। हो सकता है 6 महीने में करें, उसके बाद हो सकता है साल भर में करें। आफ्टर पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स हमें मतलब कि ऑलमोस्ट वी आर श्योर कि ये शायद रेकर नहीं करेगा, शायद, बट फिर भी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए एटलीस्ट एनुअल चेकअप आफ्टर 4-5 ईयर्स शुड बी डन। ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने ना बात की थी लाइफस्टाइल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें पोस्ट सर्जरी, क्या डाइट होनी चाहिए लीवर पेशेंट जिनको लीवर ट्यूमर या कैंसर हुआ उन पेशेंट्स की? देखिए ऐसा है कि लिवर आपके बॉडी का ऐसा ऑर्गन है, कई लोगों को पता होगा कि दैट रीजनरेट्स। तो जब हम किसी भी पार्ट का लिवर का निकाल देते हैं तो वो रीजनरेट कर रहा होता है। प्लस लिवर की सर्जरी बहुत ही मेजर सर्जरी होती है। किसी भी सर्जरी से अगर आप बाहर आते हैं तो बॉडी इज बिल्डिंग यू बैक। तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, है ना। तो अब हमारा टेंडेंसी क्या होता है, कैसे ही कोई बीमार हुआ उसको आपने फ्रूट जूस पे डाल दिया, उसको परहेज पे डाल दिया, खाना खिचड़ी खिला रहे हैं। तो दिस इज अ मिसकंसेप्शन। आपको ये सोचना, अगर मान लीजिए कि कहीं पर बिल्डिंग बन रही है तो वहां ज्यादा सामान की जरूरत होती है, वहां कम सामान नहीं देना होता। तो आपका लिवर जब रीजनरेट कर रहा होता है तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, खुराक चाहिए, एनर्जी चाहिए, कैलोरी, प्रोटीन, ये सब चीजें चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट, इसमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में हो। देखिए फ्रूट जूस जो है वो उसमें होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, जो हमें माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। वो आप लीटर भर में पी रहे होते हैं। और जो प्रोटीन चाहिए होता है आपको ना, जो खाने में, वो आप बहुत कम खा रहे होते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपका प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, ये अच्छे क्वांटिटी में होना चाहिए। इसके साथ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो है वो एड ऑन है, ये आपको लेना है। और इंडियन डाइट में आप देखें तो प्रोटीन की इंटेक बहुत पुअर है। True. और स्पेशली आप वेजिटेरियन डाइट अगर है तो उसमें भी अब जैसे पनीर वगैरह लोग किसी फंक्शन में खा लेते हैं, मतलब इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर डेली मील। सो ये आपको समझना है। तो एक पोस्ट ऑप पेशेंट में प्रोटीन का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल हो गया, बीन्स हो गए, सोयाबीन वगैरह, पनीर, ये दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ये देना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स हो गया, फिश हो गया, ये सब चीजें अच्छी क्वांटिटी में खाने। इसके अलावा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, बट ये सब चीजों को आप अवॉइड ना करें। ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने डाइट की बात की, आपने बोला कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको अपनी डाइट में प्रोटीन्स बहुत अच्छे से शामिल, सबको शामिल कर लें, लेकिन वेजिटेरियंस का आपने बताया कि अलग अलग क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर हम नॉन वेज डाइट की बात करें तो जो लीवर के पेशेंट्स हैं जिनको लीवर प्रॉब्लम्स रहती हैं, या जिन्होंने हाल ही में लीवर का कैंसर का ट्रीटमेंट वगैरह कराया है, तो वो लोग नॉनवेज खा सकते हैं? नॉनवेज उनकी डाइट में होना चाहिए? देखिए ऐसा है ना कि हमने नॉनवेज को विलेनाइज कर रखा है कि नॉनवेज ही सब चीज का। तो देखिए नॉनवेज में ना मल्टीपल चीजें, किसी भी चीज की अति जो है वो अच्छी नहीं होती। बट अगर आप देखें तो नॉनवेज जो है एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज आपको खाना है। प्लस नॉनवेज को बनाने के तरीके में प्रॉब्लम होता है। आप जैसे फ्राई करके बना रहे हैं या वो जो ग्रिल करके बना रहे हैं, वो सबसे कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस होते हैं। बट जो नॉर्मल कुकिंग मेथड है उससे अगर आप नॉनवेज बनाते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो मॉडरेशन में लेना है। आपकी अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी है, मान लीजिए 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होती है सबकी, तो आप अगर 60 kg के हैं तो 60 ग्राम तो आपको मिनिमम लेना है। अगर आपको ऑपरेशन हो रखा है तो हो सकता है 10-20 ग्राम और लेना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको बॉडी में इंजरी हो रखी है, आप डेवलप हो रहे हैं। तो इतना ग्राम प्रोटीन आप किसी से भी लें, नॉन वेज से लें, वेज से लें, कोई भी सोर्स आपका रहे, वो आपको नुकसान नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज, देखिए नॉन वेज और वेज आपको यहाँ पे परसीव हो रहा है, वंस इट इज गोइंग इन, तो बॉडी के लिए वो प्रोटीन है या तो फैट है या तो कार्बोहाइड्रेट है। वो उसमें नॉन वेज और वेज का कोई सिस्टम नहीं रहता। तो जितने भी, जैसे अभी आपने डॉक्टर बताया कि नॉन वेज खा सकते हैं, बस चीजें जो है ना मॉडरेशन में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आफ्टर सर्जरी लीवर वीक हो जाता है हमारा, क्योंकि अभी हाल ही में सर्जरी हुई है, उसके बाद क्या स्पाइसेस या कुछ हमें ऐसी डाइट लेनी है जो थोड़ी नॉर्मल हो, ज्यादा स्पाइसेस वगैरह ना हो, सॉल्ट का इंटेक कम करना है? देखिए ऐसा है कि जो लिवर वीक वाली जो बात है ना, ये अपने आप में बहुत करेक्ट नहीं है। ओके। जब भी हम लिवर में कोई सर्जरी करते हैं तो वी मेक श्योर कि हम जब कोई पार्ट लिवर का निकाल रहे हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है आपका लिवर का, वो आपकी बॉडी को चलाने के लिए सक्षम हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं निकालते। हम कभी भी पेशेंट को एक फेलियर वाले स्टेज में ऑपरेशन के बाद नहीं छोड़ते।
ओके। तो आपके लिवर के, अगर आपकी हेल्दी लिवर है तो 25% ऑफ योर लिवर इज इनफ टू मेंटेन यू। और कभी भी इतना पार्ट लिवर का नहीं निकालते कि 75% लिवर का निकाल दिया। अच्छा। तो जो कमजोरी है आपको वो लिवर के अंदर नहीं है, कमजोरी आपको ओवरऑल है, क्योंकि ऑपरेशन का झटका लगा है। जैसे मैंने कहा कि योर बॉडी इज रिबिल्डिंग यू, सो आपको जो भी आप खा रहे हैं उसको यूज कर रहा है, तो दैट इज व्हाई यू फील वीक। योर लिवर इज नॉट वीक, नंबर 1। दूसरा, जो ये स्पाइसेस हैं, देखिए ऐसा है कि जो स्पाइस, बहुत सारे तरह के स्पाइस है। अगर आप हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन देखें अगर, तो बहुत सारे इनमें से जो स्पाइसेस हैं वो नेचुरल हर्ब्स, मेडिसिनल भी हैं। तो स्पाइस को हम सेपरेट कर लेते हैं। जो चिली वाला जो पार्ट है ना, जो आप रेड चिली और ये सब लेते हैं, वो कई बार आपके इंटेस्टाइन को इरिटेट कर सकता है। तो इनिशियल पीरियड में मे बी दैट इज नॉट गुड, है ना, आपको स्टमक अपसेट हो रहा है, गैस वैस बन रही है। बट अदरवाइज एक माइल्ड लेवल में अगर आप स्पाइस खाते हैं तो वो आपको, मतलब ना तो लिवर को तो कोई मतलब ही नहीं है, बट आपको जो हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा लाइट रहेगा, यू विल फील बेटर आफ्टर दैट मील। ओके। सो अदर देन दैट स्पाइस का और कोई खास रोल नहीं। ओके, तो जितने भी मिथ्स रहते हैं कि आफ्टर सर्जरी आपको स्पाइसेस इतने ज्यादा नहीं खाने या आपका लीवर वीक हो जाता है, वो कहीं ना कहीं गलत है और हमें प्रॉपर केयर करनी है। डॉक्टर, जैसे अभी आपने बात की थी कि आप ना जितनी भी डाइट्स हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, उनको ना मॉडरेशन में रखना है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जो फ्रूट जूसेस की बात करें, डिटॉक्स ड्रिंक्स की बहुत बात होती है जब लीवर की बात होती है, तो एक्चुअल में लीवर को डिटॉक्स किया जा सकता है? ये ड्रिंक्स जो है वो एक्चुअल में हेल्प करती हैं? देखिए ऐसा है, पहला तो ये फ्रूट जूस जो है ये सबसे बड़ा टॉक्सिक है लिवर के लिए, है ना। जो आपके पैकेटेड जूसेस होते हैं उसके अंदर में शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि, एंड शुगर इज द मेन कल्प्रिट फैटी लिवर के लिए। आज के जनरेशन में जो फैटी लिवर का पैंडेमिक चल रहा है उसमें फैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट शुगर है। तो जो आप रिफाइंड शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, शुगर जितने भी आप जूस पी रहे हैं या कोला पी रहे हैं या ऐसे भी कुछ बिस्किट्स खा रहे हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स खा रहे हैं, उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है और जो फ्रक्टोज कंटेंट है वो डायरेक्टली टॉक्सिक है आपके लिवर के लिए। तो वो डिटॉक्सिफाई तो कर ही नहीं सकता, वो नुकसान प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रूट जूस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप घर पे आप फ्रेश फ्रूट लेके आप उसको मिक्सी में चला के यू आर टेकिंग द फ्रेश थिंग। बट जो आपको पैकेट नहीं मिलता है उसमें तो फ्रूट जूस जो एक्चुअल फ्रूट होता है वो 10% होता है, बाकी तो उसमें चीनी का पानी होता है। तो दैट इज एनीवेज अनहेल्दी। द फ्रूट जूस आई एम टेलिंग इज जो आप घर पे बना रहे हैं। दूसरी चीज हो गई लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। तो देखिए आपका जो लिवर है ना वो तो खुद ही डिटॉक्सिफिकेशन का मशीन है। आपके लिवर ही आपको डिटॉक्सिफाएगा, आप उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते। आपको लिवर को सही रखना है, लिवर को इंजर नहीं करना है। और कैसे इंजर करते हैं आप? बाय यूजिंग हाई शुगरी डाइट, ओवर कैलोरीज, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब आप प्रिवेंट रखिए। लिवर आपका रीजनरेट भी करेगा और पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा। ओके, सो आई थिंक डॉक्टर आपने एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर किया है, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा पोस्ट वायरल होता रहता है जिसमें होता है कि आप ये खा लो, ये पानी पी लो, धनिया का पानी पी लो तो लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। बट जैसे अभी आपने बताया कि लीवर खुद में ही एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है जो खुद से ही डिटॉक्सिफाई होता रहता है। अब क्योंकि हम पोस्ट सर्जरी की बात कर रहे थे, पोस्ट सर्जरी क्या पेशेंट को केयर लेनी है, तो हम बात करें जिम की या एक्सरसाइज कल्चर की, तो पोस्ट सर्जरी जो पेशेंट है वो एक्सरसाइज या लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा एक्चुअली नुआंस्ड हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि एक तो कि आपकी सर्जरी कैसे हुई है। आजकल हम लोग मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करते हैं, यानी आपने सुना होगा रोबोटिक सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें पेट के ऊपर बहुत ज्यादा कट्स नहीं होते, छोटे छोटे इंसिशंस होते हैं। और दूसरा जो टेक्निक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें ओपन सर्जरी करते हैं, जिसमें थोड़े बड़े कट्स होते हैं। तो दोनों की रिकवरी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो आपके पेशेंट जिनको बड़े कट्स हैं उनके वुंड्स बड़े होते हैं, उनको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है एंड वुंड की स्ट्रेंथ को आने में टाइम लगता है। तो इनिशियल पीरियड में ऐसे पेशेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा हेवी लिफ्टिंग ना करें तो बेटर है ना, बिकॉज फुल आपकी जो वुंड की जो इंटेग्रिटी है उसको आने में हो सकता है 6 months लग जाए। बट इनिशियल आपका जो 1 month में यू आर मतलब रेडी टू गो अराउंड। तो आपकी जो लो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब आप कर सकते हैं। बहुत हैवी लिफ्टिंग जो जिम में जाके करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका वुंड हो सकता है पूरी तरह हील नहीं हुआ हो एंड उसमें से फिर हर्निया नाम की जो प्रॉब्लम होती है, जो वुंड गिव वे कर जाता है, ये सब चीजों की दिक्कत रहती है। वंस यू हैव गेन्ड एडिक्वेट स्ट्रेंथ, आई थिंक 2-3 महीने के बाद आप धीरे धीरे करके आप वेट लिफ्टिंग शुरू करें। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि बेड पे बैठे रहना या अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना, दिस इज नॉट द मैसेज। आपको एक्सरसाइज करना है,
आपकी बॉडी जो है, आपके मसल्स जो है एक्सरसाइज करने के लिए बने हैं। अगर आप उनको वो काम नहीं कराएंगे तो मसल्स वीक हो जाती हैं। सो दैट इज व्हाई यू शुड डू मॉडरेट एक्सरसाइजेस। बट अब हाँ, जिम में जाके मतलब जो एकदम प्रॉपर कंपटीशन वाली जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़े दिन अवॉइड करें बस। ओके सो डॉक्टर, जैसे भी आपने बताया कि प्रॉपरली आपका जो वुंड हील होने में 6 महीने तक लग जाते हैं कि आप प्रॉपरली हील हो जाएं। तो जैसे हम बात कर रहे थे दीपिका कक्कर के केस की, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्या ऐसे कुछ और हम जो पेशेंट्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें कि और क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि जो लोग अपने लीवर के टुवर्ड्स इतने अवेयर नहीं हैं या प्रॉपर फॉलोअप्स नहीं लेते हैं, प्रॉपर चेकअप्स नहीं कराते हैं, उनको क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? देखिए ऐसा है कि आप जनरल पॉपुलेशन में आपको अपने लिवर को हेल्दी रखना है। भगवान ने आपको ऐसा ऑर्गन दिया है जो आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे तो वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सक्षम है। सो आपको मोस्टली प्रिवेंटिव चीज़ें ही करनी है। आपको एक्टिव रहना है, आपको कुछ एक्सरसाइज, वॉकिंग या व्हाटएवर, आपको 30-40 मिनट्स की एक मूवमेंट कुछ भी आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। नंबर 1, एक्सेस कैलोरी इंटेक नहीं करना है बिकॉज ये सब फैटी लिवर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, थर्ड ये है कि अल्कोहल कंजम्पशन मॉडरेशन में भी लिवर में डैमेज प्रोड्यूस करता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। एक बूंद भी अल्कोहल लिया तो एक बूंद अल्कोहल एक्चुअली कोई लेता नहीं ना, इट इज नेवर 1 बूंद। तो अब ऐसे तो इफ निट पिकिंग करें अगर कि हम अगर हम 1 चम्मच ले लें तो बट ऐसे तो आप कभी जो भी लेते हैं वो कुछ क्वांटिटी में लेते हैं। तो इसीलिए बेटर टू अवॉइड, क्योंकि ये सब डायरेक्टली टॉक्सिक है। स्मोकिंग डायरेक्टली टॉक्सिक है। ये तो हो गए एक नॉर्मल आम जनता के लिए। अगर आपको कुछ इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस बी या सी, इस तरह की चीज़ें, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। और खासकर कि जो लोग के अंडरलाइंग लिवर में प्रॉब्लम है वो रूटीन अपने आप को अल्ट्रासाउंड से या ब्लड टेस्ट से स्क्रीन करते रहें ताकि अगर ट्यूमर्स डेवलप होते हैं तो वो अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाए। इसके अलावा अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में किसी को ट्यूमर्स की हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को थोड़ी और सचेत होने की जरूरत है। मतलब वो सिम्टम का वेट ना करें, खुद ही मतलब रेगुलर चेकअप के अंदर रहें ताकि अगर उनमें ये चीजें डेवलप होती हैं तो वो टाइमली पिकअप हो जाए। ओके, एट लास्ट डॉक्टर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने डाइट पे बहुत डिस्कशन किया था और आपने ना ड्रिंक्स की भी बात की थी, तो कहीं ना कहीं फूड कनेक्शन था। अगर हम बात करें, कई बार ये बोला जाता है कि लोग अगर जिंजर का सेवन करते हैं, टर्मरिक का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं लीवर हमारा हेल्दी रहता है। एक्चुअल में बात ट्रू है? देखिए ऐसा है कि आपका लिवर, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपका लिवर खुद ही से हेल्दी रहता है। बट ये जो जिंजर हो गया, ये लेमन हो गया, ये सब चीजों में, हाँ, ग्रीन टी, इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये एड ऑन तो है ही, मतलब वो हेल्प तो करती हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब अगर आप ये ले रहे हैं तो फिर आप बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी करते हैं कि वो बाकी एक्टिविटीज को कर्व नहीं करते और ये जो है थोड़ा सा जिंजर पी लिया या ग्रीन टी पी लिया, उनको लग रहा है कि मेरा लिवर जो है अब वो ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। तो ये एड ऑन कैपेसिटी है इनकी, बट दे कैन नॉट रिप्लेस, बाकी चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो डॉक्टर, हम क्योंकि सुपर फूड्स की बात कर रहे हैं तो लीवर के लिए क्या कुछ ऐसे सुपर फूड्स होते हैं जो लीवर हेल्थ को प्रमोट करें? हाँ, अभी जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में पूछा था मुझसे, तो कुछ स्टडीज हैं जिन्होंने टर्मरिक पे स्टडी कर रखी है, ब्लैक कॉफी पे स्टडी कर रखी है और लेमन वाटर जो है, इन सब पे कुछ स्टडीज हो रखी हैं और कुछ लिमिटेड बेनिफिट देखा गया है। सुपर फूड तो नहीं कहेंगे, बट इन सब की अपनी अपनी, जैसे मैंने कहा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर जैसे फैटी लिवर के लोगों में देखा गया है कि अगर टर्मरिक का सेवन किया जाए तो हो सकता है कि कुछ मार्जिनल बेनिफिट हो। बट इसमें एक कॉशनरी ये चीज है कि जो स्टडीज है उसमें टर्मरिक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रखा है जो हम रूटीनली नहीं यूज करते हैं। तो आप अगर 1 चम्मच थोड़ा सा कुछ अगर आप ले रहे हैं तो प्रोबेबली आपको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बट जैसा मुझे लगता है कि अगर किसी चीज का मार्जिनल बेनिफिट है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो उस चीज को कर लेना चाहिए। जो भी बेनिफिट है आप उसको मिलेगा ही आपको, और अगर कोई नुकसान नहीं है तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। ब्लैक कॉफी में लेकिन याद रखें कि ब्लैक कॉफी एक्सेसिव अमाउंट्स में लेने से उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। और कॉफी मतलब जो इंडियन कॉफी नहीं है, मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा था कि कॉफी मतलब इंडिया में दूध और चीनी सब मिला के, तो इट इज जस्ट ब्लैक कॉफी विदाउट एनी शुगर, नो मिल्क।
ओके सो लिमिटेड क्वांटिटीज में अगर लें तो इट इज नोन टू बी बेनिफिशियल फॉर द लिवर। ओके सो डॉक्टर, हमने बहुत अच्छे से लीवर ट्यूमर पर बात की, क्या ट्रीटमेंट अप्रोच होता है, कैसे डायग्नोसिस होता है, डाइट पार्ट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, पोस्ट सर्जरी रिकवरी के लिए क्या चीज़ें करनी है, क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, सारी चीज़ें कवर्ड हैं। एट लास्ट जितने भी दीपिका कक्कर के फैंस हैं जो उनकी तबीयत को लेके काफ़ी कंसर्न्ड हैं और वो भी अपने अब लीवर का ध्यान रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो जो मैं बोलना चाहूँगा कि एक तो आज के डेट में हमें कैंसर से उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। तो इवन इफ समबडी इज़ डायग्नोज्ड विद कैंसर, बहुत थेरेपीज़ है एंड यूजुअली हम देखते हैं कि पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं। इनिशियल कुछ ट्रीटमेंट और वो सब तो रहता ही है, ऑफ कोर्स वो सब भी ट्रबलिंग है, लेकिन वंस दैट इज ओवर रेकरेंस के चांस भी बहुत ज़्यादा नहीं है एंड फॉलो अप ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत थेरेपीज़ हैं, तो यूजुअली लाइफ ठीक चलती है इनकी। और जो जनरल पॉपुलेशन के लिए मैसेज जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना है, उसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बचा के रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, खाने पीने में ख्याल रखें, वेट लॉस में ख्याल रखें एंड यूजुअली योर लिवर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सेम हियर, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।